Good morning students, I welcome you all to CATG's online class. Today we are going to study chemical kinetics and lecture number is 14th. बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में वो है डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रल रेट लॉ। इंटीग्रल रेट लॉ को हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई करना सीखा, जिसमें ज्यादातर टाइम हमने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ही बात किया और हमने केमिकल रिएक्शन के अलावा कुछ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसेस भी देखे जो था रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से छुटकारा पाते हैं और हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, है कि नहीं? फर्स्ट क्लास में कितना दिन पढ़ोगे? तो हायर ऑर्डर रिएक्शंस, हायर ऑर्डर रिएक्शंस। देखो फर्स्ट से तो छुटकारा मिल जाएगा लेकिन ऑर्डर से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोगों को ऑर्डर सुनने का आदत होना चाहिए। तो हायर ऑर्डर रिएक्शंस, हायर ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, सेकेंड ऑर्डर पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, nth ऑर्डर पढ़ेंगे और क्या। तो हायर ऑर्डर में एक काम करते हैं, पहले nth ऑर्डर पढ़ लेते हैं, उसमें 2, 3, 4 जो रखना होगा रख देंगे। तो अगर एक रिएक्शन है ए से कन्वर्ट हो रहा है बी में और ये nth ऑर्डर रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है? nth ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे पता चलेगा ये nth ऑर्डर है? तो तुम जब रेट निकालना चाहोगे, रेट होता है माइनस डी ए बाय डी टी और इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। ये फॉर्मूला में ना कई लोग सोचते हैं कि रेट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करें या ये वाला फार्मूला यूज करें। तो सिंपल बात है, ये समझ लो सिंबल है रेट का। क्या है ये? रेट का सिंबल है। रेट को दिखाने का तरीका है, फॉर्मूला तो यही है रेट निकालने का, ये फॉर्मूला है। यहां से रेट अगर तुम्हें एक्चुअली कैलकुलेट करना है, तुम k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन लिखोगे। एक्सपेरिमेंट से कभी ये चीज डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये इंस्टेंटेनियस रेट होता है, याद आ रहा है? और ये कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप बनाना पड़ता है। कई बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि यहां पर डी ए माइनस डी ए बाई डी टी को माइनस डेल्टा ई, डेल्टा ए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी यूज कर लेते हैं। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर में काम देगा, क्योंकि ये तो एवरेज रेट बताता है, ये एवरेज रेट बताता है, ये किसी टाइम टी पर रेट बताता है। तुम बोलोगे जीरो ऑर्डर में ये काम क्यों दे देता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में क्यों नहीं काम करता ये? तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब रेट चेंज होना, स्पीड चेंज होना। जीरो ऑर्डर का मतलब तुम एन जीरो रखे दो, देख लो ना, एन जीरो रखोगे तो रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा कांस्टेंट। तो होता क्या, जैसे मान लो तुम कांस्टेंट स्पीड से यहां से दिल्ली तक गए, कांस्टेंट स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां पे ट्रेन में बैठे और दिल्ली उतरे। तो कोई तुमसे पूछे कि भाई ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखना। कोई तुमसे पूछे कि भाई गाजियाबाद में तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो बोलोगे 40 किलोमीटर पर आवर। कानपुर में स्पीड क्या थी, तो 40 किलोमीटर पर आवर। इटावा में स्पीड क्या था, तो 40 किलोमीटर पर आवर। कहीं पर भी, क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है। कोई तुमसे पूछ दे कि बताओ कानपुर से इटावा का एवरेज स्पीड क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट था। यहां से दिल्ली का एवरेज स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तब एवरेज स्पीड और ये किसी टाइम टी पर स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है। लेकिन जब स्पीड चेंज हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब इधर 1 लगा दिए, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे स्पीड चेंज होगा। अब तुम सोचो यहां से दिल्ली तुम गए चेंज होते हुए स्पीड से, अभी तुम्हारा स्पीड है 40, बाद में स्पीड जाके 60 हो गया, कानपुर में, इटावा में जाके 70 हो गया, इटावा से आगे बढ़े स्पीड 50 हो गया और कम हो गया। तो भाई स्पीड और घट ही गया, कभी बढ़ गया। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई यहां से दिल्ली तक एवरेज स्पीड बताओ, और तुम क्या किए, कानपुर का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड था उसी को एवरेज स्पीड मान लिए या इस दोनों को बराबर मान लिए।
तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो देखो इसको माइनस डी ए बाई डी टी के बराबर तब मान सकते हो, इस दोनों बराबर तब हो जाएगा जब स्पीड कांस्टेंट हो, तो ये जो वैल्यू होगा वही ये वाला वैल्यू होगा। इसीलिए इस फॉर्मूले से जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, इसको डायरेक्टली ये मान लोगे तो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। खैर ये तो हमने एक्स्ट्रा बता दिया, कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आज हमारा डिस्कशन है अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इस तरीके से लिखोगे, और यहां से ये तो डिफरेंशियल रेट लॉ, यहां से इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल रेट लॉ बनता है सी टी माइनस सी नॉट 1 माइनस एन, और यहां आ जाता है 1 माइनस एन इज इक्वल टू के एन माइनस 1 इंटू टी। ये बनता है इंटीग्रल रेट लॉ nth ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी से एक क्वेश्चन लिखोगे। For the reaction A gives B. Derive the integral rate law if it is second order. Derive the इंटीग्रल रेट लॉ इफ इट इज सेकेंड ऑर्डर। अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो इंटीग्रल रेट लॉ बताना है। ठीक है, डिराइव नहीं करना है बच्चों, तुम्हें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके बताना है। चलो हम लोग तुरंत वैल्यू पुट कर लेते हैं। सी टी सेकेंड ऑर्डर है ना, यानी n इक्वल टू 2 है, तो सी टी टू द पावर 1 माइनस 2, Ct to the power 1 minus 2 minus C naught to the power 1 minus 2 is equal to K into 2 minus 1 into T। यहां से देख लो क्या आ गया, ये आ गया 1 minus 2 यानी minus 1, यानी हो गया 1 by Ct। 1 by Ct is equal to minus 1 by C naught is equal to K, n minus 1 हो गया, 2 minus 1 हो गया 1 into T। तो इधर से 1 हटा ही देते हैं और ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रल रेट लॉ आ गया K इंटू टी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रल रेट लॉ आ गया। लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। nth ऑर्डर पढ़ना बहुत ही आसान है कि नहीं? सारा परेशानी फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि इधर लॉग आ जाता है। फर्स्ट ऑर्डर में जब इंटीग्रेट करते हैं इसको ना, तो इंटीग्रेशन में लॉग आ जाता है। लिख लो ये फॉर द रिएक्शन A gives B, फॉर द रिएक्शन A gives B, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A gives B, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट K if concentration of A decreases from 1 molar to 0.5 molar। concentration of A decreases from 1 molar to 0.5 molar, 1 molar to 0.5 molar in 10 minutes, in 10 minutes। ब्रैकेट में लिख लो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलो पहले बिना मेरा सॉल्यूशन देखे हुए पॉज करके सॉल्व करोगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे। हम तो भैया डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, पॉज करना है तुम्हें यहाँ पर। तो देखो सी नॉट कितना है, शुरुआत में ए कितना था 1 मोलर दिया हुआ है क्वेश्चन में। सी एट टाइम टी कितना था 0.5 मोलर। टी कितना था, कितने टाइम के बाद 1 मोलर से घट के 0.5 मोलर आ गया था, तो 10 मिनट। अब क्या कहना है? अब तो सिंपल है भाई, रेट लॉ लगाओ सेकेंड ऑर्डर वाला, वो भी याद है। देखो अभी हम लिखे, याद हो गया 1 by t minus 1 by c naught, 1 by ct minus 1 by c naught is equal to kt। निकालना तो हमें k है, तो लिख देते हैं k is equal to, t को उधर डिवाइड कर लेंगे,
सी टी कितना है 0.5 माइनस 1/C0, C0 कितना है 1। तो एक बात और ध्यान रखा जाए कि भाई यूनिट के साथ फॉर्मूला में कोई भी वैल्यू पुट किया जाए तो 1/0.5 मोलर माइनस 1/1 मोलर। कुछ लोग चालाकी से बिना वैल्यू बिना यूनिट पुट किए हुए आगे निकलते हैं, तो जो चालाकी से निकलते हैं वो एक्सीडेंट भी करते हैं। इसलिए चालाकी नहीं, एग्जाम में चालाकी कर सकते हो, इधर नहीं। पढ़ाई करते समय एकदम थॉरोली एक एक काम करोगे तुम कॉपी पर, तभी तो याद रहेगा ना वो चीज तुम्हें। और इधर डिवाइड कर दो बाय टी कितना है तो 10 मिनट्स। अब हमें लग रहा है कि तुम लोग सॉल्व कर लिए होगे। ये हो गया 2 मोलर, ये हो गया मोलर इनवर्स है। ये ध्यान देना, मोलर इनवर्स कॉमन ले लेते हैं। देखो तो ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 0.5 1/, ये हो गया 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1 मोलर इनवर्स डिवाइडेड बाय 10 मिनट। तो यहां से के कितना आ गया, के आ गया 0.1 मोलर इनवर्स मिनट इनवर्स। तुम लोग चेक भी कर सकते हो कि क्या सेकेंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट आता है वो मोलर इनवर्स मिनट इनवर्स आता है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हम चेक नहीं करने जा रहे हैं, तुम्हारा काम है चेक करना ये, ठीक है ना। तो ये यहां से तुम्हारा रेट कांस्टेंट के निकल करके आ गया। एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी, ब्रैकेट में लिखो nth ऑर्डर। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी, ब्रैकेट में लिखोगे nth ऑर्डर। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ। तो एक्सप्रेशन डिराइव करोगे पहले तुम लोग खुद से, फिर हम जो डिराइव करेंगे उसे देख लेना, मैच करा लेना। चलो देखो क्या है, इंटीग्रल रेट लॉ तुम्हें पता है क्या, ct 1 माइनस एन माइनस सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू के एन माइनस 1 इंटू टी। अब t की जगह पर तुम अगर t हाफ लिख दो, हाफ लाइफ से टाइम को रिप्लेस कर दो, तो होगा क्या, जो कॉन्सेंट्रेशन बचा रहेगा हाफ लाइफ के बाद वो जो ct है ये हो जाएगा c नॉट बाय 2। यही तो होता है, हाफ लाइफ के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचता है वो आधा बचता है, जितना शुरुआत में था उसका आधा। तो इस इक्वेशन में दोनों एक साथ पुट कर दो। t की जगह पर अगर तुम t हाफ लिखना चाहते हो तो ct की जगह पर c नॉट बाय 2 लिखना पड़ेगा। अब जल्दी से तुम्हें हिंट मिल गया होगा, अगर सॉल्व नहीं किया तो जल्दी से सॉल्व करोगे। c नॉट बाय 2 टू द पावर 1 माइनस n माइनस c नॉट टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू k n माइनस 1 इंटू टी 1/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। यहां से टी हाफ का एक्सप्रेशन में निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, देखो यहां से तुम कुछ कॉमन भी ले सकते हो चाहो तो। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पहले देखो टी हाफ हो गया इधर 1 बाय के इंटू एन माइनस 1, कोई दिक्कत, 1 बाय के इंटू एन माइनस 1 इंटू, अभी कॉमन क्या ले लोगे, देखो यहां पर लिख दो, ये हो गया देखो सी नॉट बाय 2 ना, तो 1/2 रहने दो, सी नॉट को बाहर निकाल लेंगे यहां दोनों जगह से। ये हो गया 1/2 टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस एन, ठीक है। ये 1 सी नॉट को बाहर निकालिए, क्या बचा सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। अब इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो फिर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आ गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 2 टू द पावर n माइनस 1। तुम देखना एक बार कि 1/2 टू द पावर 1 माइनस एन 2 टू द पावर n माइनस 1 कैसे बन गया, सोचना एक बार। क्या सोचना है तुम्हें, 1/2 टू द पावर 1 माइनस एन 2 टू द पावर n माइनस 1 के बराबर कैसे हो गया, एक बार सोचोगे तुम लोग खुद से, ठीक है। माइनस 1 माइनस, देखो 1 के पावर कुछ भी लिखोगे 1 ही आएगा, माइनस 1
डिवाइडेड बाय n माइनस वन इंटू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस n बाय k। ये तुम्हारा टी हाफ का एक्सप्रेशन डिराइव हो गया है। कोई दिक्कत? देखो नोट करके अब यहां एक बात लिखो, हम टी हाफ एक्सप्रेशन डिराइव करना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और डिराइव करके ये फॉर्मूला याद करवाना भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है कि टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो देखो पहली बात तो ये समझ लेना कि ये जो इक्वेशन है nth ऑर्डर का, ये इंटीग्रल लेट लो तब वैलिड होता है जब n 1 नहीं होता है। इस इक्वेशन में n को 1 नहीं रख सकते हो, इसमें भी n को 1 मत रखना, ठीक है ना। तो यहां से नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात लिखोगे। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करके जो लिखना है तुम्हें, वो ये टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस n। के तो कांस्टेंट है ना, सी नॉट टू द पावर 1 माइनस n, n नॉट इक्वल टू 1, n 1 नहीं होना चाहिए। टी हाफ सी नॉट पर इस तरीके से डिपेंड करता है 1 माइनस n। देखो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस n, यानी कि इधर साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब ये सब भी हम मिटा दे रहे हैं, यानी कि ये तुम नहीं लिखोगे, क्योंकि ये लिखोगे तो फिर तुम्हारा क्लमसी हो जाएगा नोट्स। बस यहां पर शॉर्ट बातें लिखोगे नोट करके। हम बस समझा रहे हैं इसका मतलब क्या। मतलब हुआ कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू n का वैल्यू रखो 0, सी नॉट टू द पावर 0, सॉरी सी नॉट टू द पावर 1। याद आ रहा है, 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू आता था सी नॉट बाय 2 के। कोई दिक्कत? तो क्या 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू सी नॉट के प्रोपोर्शनल हुआ? हो गया। वैसे ही अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए अभी हमने इंटीग्रल रेट निकाला था, अगर तुम टी हाफ निकालोगे तो बताओ सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ किस बात पर डिपेंड करेगा? सी नॉट से कैसे डिपेंडेंट होगा? तो सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस n 1 माइनस 2, यानी कि सी नॉट टू द पावर 1 बाय सी नॉट। तुम एक बार सेकेंड ऑर्डर का जो इंटीग्रल लेट लो है वहां से टी हाफ निकालोगे, हमने नहीं बताया तुम्हें, तुम वहां से निकालोगे और तुम वेरीफाई करोगे क्या सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ 1 बाय सी नॉट के प्रोपोर्शनल है। करोगे वेरीफाई? ये वेरीफाई कर लेना। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हें टी हाफ का फॉर्मूला पता है डायरेक्टली, क्या पता है बताओ? ये तो हो गया, ये हो गया तुम्हारा 0 ऑर्डर, ये हो गया 0 ऑर्डर, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर, एंड थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन वैसे ही हो जाएगा। बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना सही नहीं है। पर फर्स्ट ऑर्डर का हमें डायरेक्टली वैल्यू पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है, टी हाफ का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.693 बाय के, यानी प्रोपोर्शनल टू सी नॉट टू द पावर 0। सी नॉट पर डिपेंड नहीं करता है। कोई दिक्कत? खास बात यह है कि अगर तुमने गलती से सिर्फ यही याद रखा है, गलती से, हालांकि सिर्फ यही याद नहीं रखना है, तुमको नीचे वाला भी याद रखना है। अगर तुमने गलती से सिर्फ यही याद रखा है तो भी गलती तुम कर नहीं पाओगे एक्चुअली, तो भी तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। कैसे? इसमें 1 रख के देखो ना, हालांकि इसमें 1 रखना लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि वो जो इक्वेशन डिराइव हो रहा है यहां से डिराइव हो रहा है, यहां पर इसमें 1 नहीं रख सकते हो। लेकिन ये जो फाइनल कंक्लूजन तुम्हें नोट में लिखाए हैं, ये कंक्लूजन अगर तुम्हें सिर्फ इतना याद रह गया तो भी गलती करने का स्कोप नहीं है। n 0 रखोगे तो टी हाफ हो जाएगा सी नॉट के प्रोपोर्शनल, n 1 रख दोगे तो टी हाफ हो जाएगा 1 माइनस 1 0, टी हाफ इज सी नॉट टू द पावर 0 के प्रोपोर्शनल, n 2 रख दो, 3 रख दो, ऐसे ही रखते चले जाओ। तो ये तुम याद अगर रख लोगे तो तुम्हारा बहुत काम हो जाएगा। क्या काम होगा? इसका सिंपल उपाय है,
तुम्हें कई सारे रिएक्शन में ऑर्डर निकालने में मदद मिल जाएगा। कैसे? कई सारे क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, ये ऑर्डर के बारे में आइडिया देता है। तो नोट करके ये तो लिख ही लोगे, ये दोनों लिख लोगे, ये n इक्वल टू 1 के लिए है, ये n नॉट इक्वल टू 1, लेकिन हमने बताया कि इतना भी याद रख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, गलती करने का स्कोप नहीं। और लिख लोगे उसके नीचे डिपेंडेंस ऑफ टी हाफ ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडेंस ऑफ टी हाफ ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन gives an idea of order of reaction, gives an idea of order of reaction। ठीक है? अब देखो बच्चों, बात यह है कि तुम्हें सेकेंड थर्ड ऑर्डर वगैरह पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो सिर्फ तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन उसी से आना है 90%। 10% में कभी सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, जीरो ऑर्डर से एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, और उसको भी डिटेल में, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तुम्हें डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है? चलो एक और बात बताते हैं। अभी तुम हेडिंग क्या लिखना है इस टॉपिक का, वो हेडिंग मत लिखना, हम बताएंगे हेडिंग बाद में, ठीक है ना? बस हेडिंग एक लाइन जगह छोड़ दो। और एक बात किया जाए, वो बात क्या है कि अभी हम लोग जितने रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे वो ऐसा रिएक्शन था, ए से बन रहा था प्रोडक्ट पी या फिर प्रोडक्ट बी। अब हम ऐसा रिएक्शन लेते हैं दूसरे टाइप का। देखो, ए प्लस बी से बन रहा है प्रोडक्ट पी। अब इसका रेट ला तुम लिखोगे कैसे? मान लो अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तुम लिखोगे रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। ठीक है? अब ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है? तो ऑफ कोर्स अगर ऑर्डर पूछा जाए तो तुम ए और बी का पावर जोड़ करके बताओगे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर ऐसा होता रिएक्शन, ए से बन रहा होता प्रोडक्ट पी और तुम्हें होता रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2, बड़ा आसान था। लेकिन ये ए टू द पावर 1, बी टू द पावर 1, ये दो अलग अलग टाइप का वेरिएबल आ गया, ए और बी अलग अलग आ गया। कोई दिक्कत? तो तुम कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? तो एक तो तरीका है कि सॉल्व किया जा सकता है भाई, अरे इंटीग्रेशन करने में परेशानी होगा, कर लेंगे इंटीग्रेशन, वो भी आसान है। लेकिन है कि भाई इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स थोड़ी ना सीखना है हमें तो दिमाग लगाना है भाई, केमिस्ट्री में कैसे आसानी से काम हो जाए। अगर ऐसे रिएक्शन का एनालिसिस तुम्हें करने को मिले, अच्छा इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, रेट को तुम माइनस डी ए बाय डी टी भी लिख सकते हो, ए के कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है ना, और इसको दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी। बी का कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन भी घट रहा है और बी का भी घट रहा है, ये भी लिख सकते हो। ए का भी कोफिशिएंट 1 है तो इसमें 1 by 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और बी का भी कोफिशिएंट 1 है तो इसमें 1 by 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सब अलग बात है, हम तो तुम्हें बता रहे हैं कि भाई ये इसका एनालिसिस कैसे करोगे, इंटीग्रेशन में के चक्कर में फंसोगे या फिर आसान तरीका? तो सिंपल जवाब है, आसान तरीका हमें चाहिए। इसका तरीका क्या है कि इस रिएक्शन को अगर तुम्हें लैब में एनालिसिस करना होगा या इसके एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया जो एडवांस या मेंस में, तो कैसा क्वेश्चन देगा वो तुम्हें, वो जो क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि इसका जो दूसरे तरीके का एनालिसिस है ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करके, वो पढ़ना नहीं तुम्हें, वो सिलेबस में नहीं है। तो इसका एनालिसिस, कैसा एनालिसिस तुमको पढ़ना है वो है
assume A concentration of A is very very greater than concentration of B, और इसी को बोलते हैं A is excess। A एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में है, ज्यादा में है। यानी कि समझो इस बात को, A प्लस बी तुम्हारे पास है, शुरुआत में जब t इक्वल टू 0 था तो A ले लिया तुमने 100 और B ले लिया 1 और बनना है P। तो कुछ टाइम t के बाद क्या होगा, A में से कुछ खर्च होगा, B में से कुछ खर्च होगा। तो कुछ टाइम t के बाद देखो A में से खर्च हो गया, ये 1 में से x खर्च हो गया, तो 100 में से कितना खर्च होगा, 100 में से भी x खर्च होगा। एक बात बताओ, B तो 1 मोल है ही, कितना मोल तुम खर्च कर सकते हो मैक्सिमम? अरे B 1 मोल है तो 2 मोल खर्च कर पाओगे B को? नहीं। B 1 मोल है तो 1 ही मोल खर्च कर सकते हो मैक्सिमम। हो सकता है आधा मोल भी हो सकता है 0.1 मोल खर्च हो। तुम सोचो कि मान लो तुमने B का आधा मोल खर्च कर दिया, 1 माइनस 0.5, या पहले x लिखते हैं, x का वैल्यू 0.5 लिखेंगे, x तो इसको बोलते हैं 1 माइनस 0.5, x का वैल्यू लिख दिया हमने 0.5, तो a कितना खर्च होगा, वो भी हो गया 100 माइनस 0.5, ये हो गया 99.5 और ये हो गया 0.5। अब तुम देखो a और b में चेंज, शुरुआत में a था 100 और वहां से 99.5 पे आके रुका है, कितना परसेंटेज चेंज आया, 0.5%, बहुत कम, नेग्लिजिबल। ए का कॉन्सेंट्रेशन तुम मान सकते हो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रह जा रहा है। समझ गए ना? क्यों कांस्टेंट रह जा रहा है? क्योंकि ए बहुत ज्यादा है, कितना खर्च करोगे मैक्सिमम, बी थोड़ा सा ही है। तो बी में कितना चेंज आया, देखो बी का 1 था, आधा हो गया, बी 50% खर्च हो गया है, आधा खर्च हो गया। ये कितना खर्च होगा, कुछ भी नहीं। अरे 50% तो भूल जाओ तुम, अरे बी को पूरा खर्च कर लो ना, 1 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 0 बचेगा। बी को तुम 100% पूरा खर्च कर लो, ए कितना खर्च होगा, 100 में से 1 घटा लो, 99 बचा। तो 100 से 99 बचा है। तुम्हारे पास 100 रुपया था, कोई सामान खरीदने गए थे दुकान में, 1 रुपए का रास्ते में मान लो खो गया तुम्हारा, तो तुम दुकानदार से रिक्वेस्ट करोगे तो 99 रुपीज में देगा कि नहीं देगा सामान? अरे बिल्कुल देगा, उसको भी तो सामान बेचना है यार, 1 रुपया तुम कम दे रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो 1 रुपए का एक का कोई ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर, उससे कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेज नहीं आ रहा। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, तो ये रिएक्शन कैसा बन गया, ये हो गया रेट इज इक्वल टू के, ए का कॉन्सेंट्रेशन हो गया कांस्टेंट, तो ये दोनों मिलाकर के एक नया कांस्टेंट बोल दे रहे हैं के डैश, और ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। अब तुम रेट को लिख दो, अब तुम ये वाला इक्वेशन यहां से उठा लो, माइनस डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू के डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। अब ये तो ये देख रहे, ये पावर 1 नहीं है। तुम बोलोगे कि जब दो चीजों को मिला करके, क्योंकि ए एक्सेस में तो ये हो गया कांस्टेंट, तो ये दोनों को मिला करके जब नया कांस्टेंट बनाओगे, इसको के डैश क्या एग्जाम में दिया रहेगा? नहीं। एग्जाम क्या बोलता है, वो बोलता है इसी को के डैश बोल दो, इसको के रहने दो, ताकि तुम्हारे फॉर्मूला में बार बार के डैश ना आए। यहां से तुम फॉर्मूला डिराइव करोगे ना, अब हो गया, यहां से फॉर्मूला डिराइव कर लो। यहां से फिर फर्स्ट ऑर्डर देखो ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन ऐसे रिएक्शन को एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो का मतलब झूठा, ये था नहीं फर्स्ट ऑर्डर, इसको तुमने चालाकी से फर्स्ट ऑर्डर बना लिया। कैसे? ए को एक्सेस ले लिया, हेरिंग डाल दो ऊपर में, जहां पर बोले थे 2 लाइन छोड़ने के लिए, हेरिंग डालोगे, if one of the reactant is taken in excess,
if one of the reactant is taken in excess with respect to other, excess मतलब कितना, excess मतलब नहीं कि 100 मोल ले लेते excess, ये 1 था ये 100 था इसलिए ये excess था, अगर ये 100 लिए होते तो ये 1000 excess होता, 2000 excess होता. One of the reactant is taken in excess with respect to other, then higher order reaction becomes pseudo first order reaction. Then higher order reaction becomes pseudo first order reaction. कोई दिक्कत? तो ये एग्जांपल लिख लो, A प्लस बी इधर लिख देना साइड में सेकेंड ऑर्डर. कैसा रिएक्शन था ये? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिखने के बाद ये लिख लेना, ये था इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर था, ये एक साथ लिख लेना, ठीक है. और उसके बाद लिखोगे एज्यूम A वेरी वेरी ग्रेटर देन B, और फिर इतना ये सब लिखोगे. तो ये जो सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन यहां पर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है. रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1. ठीक है. तो आईटी में एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन आया, इस पर बात करते हैं. नोट डाउन कर लिए? क्वेश्चन था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट पर लिख लो क्वेश्चन को, फिर हम बताएंगे. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट. Hydrolysis of ester in presence of acid catalyst takes place as follows. और एक रिएक्शन दिया हुआ था, एस्टर का फॉर्मूला लिखा हुआ था CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये एक्वस, इसका एसिड कैटालिस्ट H प्लस, एसिड ले लिया गया कैटालिस्ट. कैटालिस्ट को हम लोग एरो पर दिखाते हैं, और H प्लस ये कैटालिस्ट है. और तुमने सुना होगा कि कैटालिस्ट रिएक्शन के दौरान खर्च नहीं होता है. अगर तुमने नहीं सुना है तो इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा आगे, कैटालिस्ट का प्रॉपर्टीज, वहां पर पढ़ेंगे. अभी बस याद रखो कि कैटालिस्ट का खर्च नहीं होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करता है. तो कैटालिस्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है? ये कांस्टेंट है. और यहां से बन क्या रहा है? बन रहा है CH3COOH प्लस C2H5OH. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखोगे एज्यूम no H plus contribution from CH3COOH. Assume no H plus contribution from CH3COOH. CH3COOH से H plus का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. देखो ये जनरली एक वीक एसिड होता है जो ऐसे ही H plus बहुत कम देता है, और हमने बाहर से कुछ H plus कैटलिस्ट मिला रखा है, तो बाहर के एसिड के प्रेजेंस में ये वाला एसिड H प्लस नहीं दे पाएगा. ये तो एक अलग बात हो गई. ये नहीं भी दिया रहा था क्वेश्चन में तो हम वही मान लेते, लेकिन आईआईटी के क्वेश्चन में खास बात है, एक बड़ा स्पेसिफिक मेंशन किया रहता है. ठीक है. द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 H प्लस इंटू H2O. अरे ये तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया यार, 3 चीज का पावर हो गया, 1 2 3. तुम बोलोगे सर रेट के एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट रिएक्टेंट तो आ रहा है, देख रहे हैं,
कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर सकता है क्या रेट ऑफ रिएक्शन? तो हाँ, करता तो है। कैटलिस्ट का तो काम ही होता है रिएक्शन को फास्ट करना, है कि नहीं? सुना होगा ना तुम लोगों ने। तो कैटलिस्ट भी अपीयर कर सकता है। कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, रेट बढ़ जाएगा। लेकिन कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, उतना ही फिक्स रखते हैं, बढ़ाते घटाते नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट का खर्च तो होता नहीं है। अब जितना तुम्हारे पास कैटलिस्ट है उतना एक ही साथ डाल दो ना, एक साथ डाल दो, वो वैल्यू इधर अपीयर करने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये एक रिएक्शन है जिसका रेट तुम्हें बता दिया गया। कोई परेशानी? अब इस रिएक्शन में कुछ खास बातें हैं। उसने क्या बोला? बोला कि इसमें से H+ का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो तुम ये भी लिख सकते हो। अच्छा, पहले H+ के बारे में नहीं, पहले तो कहो वाटर तो एक्सेस है ना, ये एक्सेस है, कोई दिक्कत? कैसे एक्सेस है वाटर, बताओ तो। लिखा हुआ तो नहीं है क्वेश्चन में, आईटी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, यानी कैसे मान ले भाई? तो देखो एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस यानी वाटर एज अ सॉल्वेंट लिए होंगे, वाटर के अंदर ही पूरा रिएक्शन हो रहा है, और वाटर खुद एक रिएक्टेंट भी है। तो बड़ा सिंपल बात है कि ये एक्सेस है तो ये खर्च नहीं के बराबर होगा। ये तुम्हारा होगा 1 मोल और ये होगा 50, 60, 100 मोल। तो इसमें 1 मोल पूरा भी खर्च तो कर दोगे तो ये 60 में से 1 मोल खर्च होगा। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से तुम इस दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बनाओ जिसको बोल देगा K', और वो हो जाएगा CH3COOH इंटू H+। अब तुम्हें पता है कि ये जो दोनों है, H+ भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि तुमने कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता नहीं है, जितना ले लिया उतना ही रहेगा। तुम बोलोगे क्वेश्चन में लिखा हुआ तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो दे दिया जाए उसी को कांस्टेंट मान लोगे। तो ये दोनों भी कांस्टेंट हो गया, एक नया कांस्टेंट को जनरेट कर दिया, जन्म दे दिया इन लोगों ने, K', और ये हो गया CH3COOH, सॉरी CH3COH नहीं, यहां पर ये है ना एस्टर होगा, सॉरी हमने तो छोटा सा मिस्टेक कर दिया इसमें, यह CH3COOC2H5, ठीक है, और ये इधर था H+, ठीक है ना। तो यहां से CH3COOC2H5, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा पूरा कहानी है। ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था, उसको एक्सेस के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान के एक नया कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो बन गया तुम्हारा K', को H+ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया K', और ये हो गया। अब किसको डैश बोलना है, किसको डबल डैश बोलना है, किसको K बोलना है, ये तुम्हारे मन पे है। हो सकता तो हम इसको K बोल सकते थे, इसको K' बोल देते, इसको K'' बोल देते, ऐसा कुछ भी कर सकते हो तुम। अब लेकिन स्टार्ट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर, ए और बी नाम का 2 कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर द रिएक्शन विल टेक प्लेस फास्टर, कौन से कंटेनर में रिएक्शन फास्ट होगा, तेजी से होगा? तो देखो ए कंटेनर में क्या है, इसका नाम है एस्टर, देखो क्या नाम है इसका, एस्टर। तो हम हर जगह पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इधर हम लिख देते हैं पहला कंटेनर में जो एस्टर है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1 मोलर। कितना है? 1 मोलर। पहले कंटेनर में एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। दूसरे कंटेनर में भी एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन है, एस्टर इज इक्वल टू 1 मोलर। कोई दिक्कत? दोनों का टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर इज सेम, ब्रैकेट में इधर क्वेश्चन के साथ ही लिख लोगे, टेम्परेचर इज सेम, दोनों में सेम टेम्परेचर है।
अच्छा, पहले कंटेनर का पीएच है 3, दूसरे कंटेनर का पीएच है 5। तब देखो ये तो तुम्हारा ये आ गया, रेट लो यही है ना, रेट तुम्हारा रेट इज इक्वल टू दिस K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर टू द पावर 1। बताओ किस कंटेनर में रिएक्शन फास्ट होगा, किस में स्लो होगा, या दोनों में बराबर होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी से बताओगे। या तो तुम बता सकते हो भाई दोनों में बराबर होगा, या बता सकते हो भैया एक में फास्ट होगा, या बोलोगे एक में स्लो होगा, ऐसा कुछ तो बोलोगे ना, बताओ। तो आंसर है कि इसको देख करके, ये वाला रेट देख करके तुम बता नहीं पाओगे कि रेट किधर फास्ट है। किसको देखना पड़ेगा? तो यहां पर देखो, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि H प्लस एक्चुअल रेट में तो अपीयर करता है, उसको हमने, चूंकि ये कांस्टेंट था, तो क्या हुआ, ये जो H प्लस था का कॉन्सेंट्रेशन था वो मल्टीप्लाई हो गया था K के साथ। कोई दिक्कत? तो होगा क्या कि H प्लस जब कम रहेगा तो K के साथ जब ये H प्लस मल्टीप्लाई होगा तो जो नया K डैश बनेगा वो कम बनेगा। अच्छा, ये कम बना तो ये जब वाटर के साथ यहां पर लोग K डैश तो कॉमन है ना दोनों के लिए, K डैश से आगे बढ़ते हैं, K डैश तो हो गया K इंटू दिस। अब यहां पर देखो ये H प्लस था, तो ये K डैश जब H प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो जो K डबल डैश बनेगा, अगर H प्लस कम है तो K डबल डैश कम बनेगा, और H प्लस ज्यादा है तो K डबल डैश का वैल्यू ज्यादा मिलेगा तुम्हें। क्लियर है ना? तुम बोलोगे रेट कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो ये वाला रेट कांस्टेंट जो ओरिजिनल रेट कांस्टेंट होता है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ये सब जो कांस्टेंट है ना, K डैश K डबल डैश, इसमें तो कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए ना। कौन कौन से फैक्टर्स? एक इसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई हो गया, एक H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो है ये ओरिजिनल K नहीं है। तो ये जो K डबल डैश है इसमें K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, जहां पर H प्लस ज्यादा होगा उसके लिए K डबल डैश का वैल्यू ज्यादा मिलेगा और रेट ज्यादा मिलेगा। तो बताओ H प्लस A में ज्यादा है या B में ज्यादा है? तो देखो ना, A में pH है 3 तो H प्लस हो गया 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, इसमें H प्लस हो गया 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। अच्छा, 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर ये ज्यादा हो गया ना? नहीं, ये ज्यादा है, 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर ज्यादा है। तो H प्लस A में ज्यादा है B के कंपैरिजन में। तो जो K डबल डैश होगा वो किसका ज्यादा होगा? K डबल डैश किसका ज्यादा होगा? तो वो भी A का ज्यादा होगा B के कंपैरिजन में। अब आंसर क्या होगा? A में रिएक्शन फास्टर चलेगा, B में रिएक्शन स्लोअर चलेगा। सिर्फ ये देखोगे तुम, K डबल डैश पे ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ एस्टर के कॉन्सेंट्रेशन देख करके डिसाइड नहीं कर पाओगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो, अब हम लोग इसी में एक फर्दर क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तुमसे। क्लियर है ना? ये आईटी में आया नहीं था, ये हम उसका एक्सटेंशन बता रहे हैं, और डिफिकल्ट क्या आ सकता है अगर आना जाएगा तो। देखो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, if K is equal to 10 to the power minus 4 यूनिट उसका नहीं लिखना, क्या यूनिट है उसका वो हम नहीं लिख रहे हैं सभी, ठीक है ना, बस न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं। K is equal to 10 to the power minus 4 यूनिट, ठीक है ना? K is equal to 10 to the power minus 4 यूनिट, देन फाइंड K डैश। K डैश फाइंड आउट करना है आपको, K डैश कितना होगा, देन फाइंड K डैश। चलो, अगर तुम लोग नोट डाउन कर लियो तो हम इधर इतना छोटा सा ये वाला मिटा देते हैं सिर्फ, क्योंकि K डैश निकालने के लिए इधर से ही काम चल जाएगा ना हमारा। तो जल्दी से तुम लोग सॉल्व करो, हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे सही से आंसर लाओगे।
ये बात अलग है कि जो 11th में ध्यान से नहीं पढ़े होगे यार, जिसका रिवीजन नहीं होगा अभी, वो गलत निकालोगे या वो बोलोगे ये सर क्या पढ़ा दिए बीच में। तो देखो के डैश है क्या, के डैश तुम्हारा है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अरे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर तुम जब भी ले लिए, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन निकालना सीखे हो कभी, मोलैरिटी वाटर का। के का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ यूनिट। अब यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन तो मोलैरिटी में रखते हैं ना हम लोग, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है जल्दी से बताओ। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1000/18 या फिर 55.55, इतना मोलर होता है। अब चूंकि इधर देखो हमने यूनिट नहीं लिखा है, इसलिए इधर भी यूनिट नहीं लिखा है, ठीक है ना। हम बस न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं कि के अगर तुम्हें दिया रहे तो के डैश तक कैसे पहुंचोगे। कोई दिक्कत? तो कितना हो गया ये 5.55 इंटू 10⁻⁻³ यूनिट, ये हो गया के डैश का वैल्यू। अब तुम अपने मन से एक और क्वेश्चन तुम्हें दे रहे, अपने मन से एक बात सोच लेना भाई, अगर के डैश दिया रहे तो क्या हम के डबल डैश निकाल पाएंगे? सोच लेना एक बार, ठीक है। और फिर इस पर बेस्ड अब तुम्हें एक फाइनल एक्सरसाइज मिलेगा हायर ऑर्डर रिएक्शंस पर, ठीक है ना। तो इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना। अब हम लोगों का ये जो ऑर्डर से रिलेटेड बातें था, हमने पहले इंटीग्रल, रेट लॉ, डिफरेंशियल, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और हायर ऑर्डर के बारे में पढ़ा। तो फाइनली तुम्हें ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसका एनालिसिस तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर कोई रिएक्शन हायर ऑर्डर है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू वेरी मच।